न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसके अंदर मेजरली अपन ने 3 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पूरे चैप्टर को अपन ने बहुत अच्छे से समझा है, हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से समझा है, इनफैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा है इन सभी बातों को, राइट। आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर से जुड़े जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो अपन समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी विद देयर सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज व्हाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, रिफॉर्म क्या, चेंजेस, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंजेस। सो ये जो रिफॉर्म लाए गए 1991 के, है ना, ये जो चेंजेस लाए गए, इन चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि रिफॉर्म्स जो थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किए गए, क्यों चेंजेस लाए गए। तो दिखती सी बात है, कुछ तो हमारी इकोनॉमी के साथ में ऐसा हो रहा होगा जो कि सही नहीं होगा, और जहां पे जो चीजें सही नहीं होती है तो उसको ठीक करने के लिए चेंजेस लाए जाते हैं, राइट। अगर हम साल भर पढ़ रहे हैं, ठीक है, साल भर में जैसे हाफ ईयर्लीज तक हम पहुंचे हैं, हाफ ईयर्लीज तक हम जिस भी पैटर्न से पढ़ रहे हैं, और उस फिर जब हमारा हाफ ईयरली का रिजल्ट निकल के आता है, तो अगर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पढ़ाई करने के तरीके को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हम अपने पढ़ाई में चेंजेस लेके आते हैं। सेम हमारे अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ में भी जिस तरीके से अपन चल रहे हैं और अगर अपने को सक्सेस नहीं मिल रही है तो हमारे जीने के जो तरीके हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ना थोड़ा सा हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जहाँ पे अगर कुछ चीजें अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं तो वहां पे क्या होता है, चेंजेस की जरूरत पड़ती है। तो सेफ हमारी इकोनॉमी के साथ में भी यही हुआ था। सो हमारी इकोनॉमी जो थी उसके सभी सेक्टर्स अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे, दैट इज वाई सभी सेक्टर्स के अंदर चेंजेस की जरूरत पड़ी थी। तभी यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज 1991 was the year of crisis। क्योंकि ये जो ईयर यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 1991, इस ईयर को हम किस तरीके से जानते हैं, ईयर ऑफ क्राइसिस नाम से हम इसे जानते हैं। फॉर द इंडियन इकोनॉमी इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स गिवन है जिसके थ्रू हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि 1991 वाला जो ईयर था वो पूरा का पूरा क्राइसिस का ईयर था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उस साल के अंदर, हमारी इकोनॉमी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि फेस कर रही थी। नाउ सबसे पहले है नेशनल इनकम वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.8%। अब हमारे नेशन की जो इनकम थी वो कितने रेट से बढ़ रही थी, सिर्फ 0.8% की रेट से वो बढ़ रही थी। इन्फ्लेशन रीच्ड द हाइट ऑफ 16.8%। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ गई थी, इतनी 16.8% तक हमारी महंगाई बढ़ गई थी देश के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 करोड़। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कहां तक पहुंच गया था, 10,000 करोड़ तक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसके अंदर क्राइसिस देखने को मिले थे। इंडिया वाज हाईली इंडेब्ट कंट्री। हम मतलब इतना लोन हमने ले रखा था, हम कर्जे के तले दबे हुए थे। हमारा जो देश था उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। इट वाज पेइंग 30,000 करोड़ इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर। हर साल इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज हम कितना पे कर रहे थे, 30,000 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है। कर्जे पे तो अपन ब्याज पे करते हैं ना, तो सोचो कि हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा था। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स वर ओनली 1.8 बिलियन डॉलर्स व्हिच वर सफिशिएंट फॉर 3 वीक्स। अब हमारे देश के अंदर अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो हमारे पास में सिर्फ इतना सा रिजर्व रह गया था जो कि सिर्फ 3 हफ्तों के लिए काफी था। उसके बाद में तो हमारे देश की हालत खराब होने वाली थी। सिर्फ 3 हफ्ते का हमारे पास में फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो रहा था। इंडिया सोल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंडिया ने बहुत ज्यादा गोल्ड किसको बेच दिया था, ऐसे सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए जो इंग्लैंड के बैंक थे उनको फिर यहाँ पे गोल्ड बेचा था इंडिया ने। India applied for the loan from World Bank and IMF to extent of $7 billion। अब यहाँ पे इंडिया ने लोन के लिए अप्लाई किया था, कहाँ, कौन सी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया था, वर्ल्ड बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, एंड IMF टू द एक्सटेंट ऑफ $7 बिलियन। $7 बिलियन का यहाँ पे लोन
इंडिया ने अप्लाई किया था। फिजिकल डेफिसिट वाज मोर देन 7.5%। फिजिकल डेफिसिट यानी कि हमारा जो रेवेन्यू मतलब हमारी जो इनकम है और हमारा जो खर्चा है, खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन फेस कर रही है। तो हमारी इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट कितना था? 7.5% से भी बहुत ज़्यादा था। डेफिसिट फिनेंसिंग वाज अराउंड 3%। अब फिनेंसिंग की अगर अपन बात करें तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डेफिसिट की सिचुएशन में थे, डेफिसिट सिचुएशन में थे, तो वो दैट वाज अराउंड 3%। ओके, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को देख करके हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से खराब होती जा रही थी। जिस सिचुएशन के अंदर हम थे उस सिचुएशन से अगर हम चलते रहते तो हम और वर्स्ट मतलब पिक्चर में आ जाते, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी, जिससे कि इकोनॉमी एक अच्छे पाथ पे चले, एक ग्रोथ के पाथ पे चले, एक डेवलपमेंट के पाथ पे चले। ओके, दैट इज व्हाई यहाँ पे जो रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, which says how many countries are the member of WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर हैं? सो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। सो द WTO हैज 164 मेंबर्स अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो यहाँ पे 164 मेंबर्स हैं, मतलब 164 कंट्रीज हैं जो कि WTO के मेंबर्स हैं, और ये सब मिलकर के पूरी दुनिया का 98% वर्ल्ड ट्रेड करती हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करती हैं। अ टोटल ऑफ 25 कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप। डिसीजंस आर मेड बाय द इंटायर मेंबरशिप। अब यहाँ पे जितने भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो सब कंट्रीज की सहमति से ही लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो सारे के सारे मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो यहाँ पे सब लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI। जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपना जो सेंट्रल बैंक है, इनके मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन से इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो ये आपसे पूछा है। सो देयर वाज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखो, आरबीआई का रूल के बारे में अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे आरबीआई का पूरा लिंक किससे होगा? फाइनेंशियल सेक्टर से होगा। तो एक टाइम पे ऐसा था कि आरबीआई का जो रोल था वो था एज अ रेगुलेटर, जो सभी चीजों को रेगुलेट करते हैं, सभी चीजों को अपने तरीके से चलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं एज अ फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर का रोल क्या होता है कि सिचुएशन को देखते हुए अपने डिसीजन को चेंज करना, ठीक है। तो पहले तो ये था कि आरबीआई सिर्फ अपना डिसीजन सुना देती थी और उस अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते थे सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, वो होते थे, ठीक है, फिक्स कर देते कि भाई रेपो रेट ये है और रिवर्स रेपो रेट ये है, सीआरआर ये है, एलआरआर ये है, मतलब ओवरऑल जो भी रेट्स होती है, बैंक रेट ये है, वो सभी चीजों को आरबीआई पहले फिक्स कर देते थे, रेगुलेट, फिर उस अकॉर्डिंग वो चीजें रेगुलेट होती थी। फैसिलिटेटर का रोल जब हुआ तो वो मार्केट की सिचुएशन को पहले देखती थी आरबीआई, फिर उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को बनाती थी कि भाई अगर मार्केट में अभी इस तरीके की सिचुएशन है तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर हमें बैंक रेट कम करनी होगी कि ज्यादा करनी होगी, तो वो रोल जो होता है वो फैसिलिटेटर का होता है। तो यहाँ पे जो मेजरली डिफरेंस देखने को मिला है वो है आरबीआई के रोल के अंदर। अर्लियर एज अ रेगुलेटर, जब आरबीआई एज अ रेगुलेटर वर्क कर रही थी, द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो उस टाइम पे आरबीआई खुद अपने आप से जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी स्ट्रक्चर था, उसको फिक्स करती थी फॉर कमर्शियल बैंक्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगने के बाद में 1991 के अंदर, आरबीआई एज अ फैसिलिटेटर वुड ओनली फैसिलिटेट फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर बनने के बाद में आरबीआई ने मार्केट के ऊपर ये हाल छोड़ दिया था कि जिस तरीके का भी मार्केट होगा, जैसे भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेगी, उस हिसाब से कमर्शियल बैंक खुद अपने हिसाब से जो है ये सभी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तय कर सकते हैं। ओके, नाउ thus with liberalization competition prevails rather than control। लिबरलाइजेशन के बाद में विथ लिबरलाइजेशन कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स रेदर देन कंट्रोल। तो कंट्रोल, पहले तो क्या था कि आरबीआई का जब रेगुलेटर जैसा वर्क था, रोल था एज अ रेगुलेटर, तो उस टाइम पे वो कंट्रोल करके रखती थी, और जब फैसिलिटेटर का हुआ तो उन्होंने एक कंपटीशन की जो भावना थी वो क्रिएट कर दी थी। तो दैट इज मच मोर बेटर फॉर द इकोनॉमी। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जो रोल है दोनों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज आरबीआई कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को किस तरीके से कंट्रोल कर रही थी?
थी। सो prior to 1991 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाज सब्जेक्ट टू मच कंट्रोल बाय द आरबीआई। तो अभी अपन ने देखा कि 1991 से पहले आरबीआई जो थे वो पूरा मतलब आरबीआई का पूरा कंट्रोल था किस पे, कमर्शियल बैंक्स पे, ओके, थ्रू हाई बैंक रेट, हाई कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब फाइनेंशियल सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? सो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है पूरा ये किसके थ्रू रेगुलेट और किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? थ्रू आरबीआई। देयर वाज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे आरबीआई का जो रोल है वो शिफ्ट हो गया था। एक टाइम पे एज अ रेगुलेटर था, फिर एक टाइम के बाद में एज अ फैसिलिटेटर उनका रोल हो गया था ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। अर्लियर एज अ रेगुलेटर द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट। जब वो एज अ रेगुलेटर वर्क करते थे तो वो इंटरेस्ट रेट को खुद फिक्स करते थे, है ना, कमर्शियल बैंक्स के जो उनका स्ट्रक्चर देख करके मार्केट का वो खुद फिक्स करते थे इंटरेस्ट रेट को। फिर जैसे ही लिबरलाइजेशन के बाद में जैसे ही उनका रोल एज अ फैसिलिटेटर बना तो उन्होंने वो सारी चीजें किस पे छोड़ दी थी? मार्केट के ऊपर छोड़ दी थी, मतलब फ्री प्ले ऑफ मार्केट पे छोड़ दी थी, मार्केट फोर्सेस पे, एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक्स टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स बाय द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक पे भी यही सारी चीजें छोड़ दी थी कि वो मार्केट के हिसाब से अपने जो भी इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो है उसको वो तय करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवैल्यूएशन ऑफ अ रूपी? अब डिवैल्यूएशन ऑफ अ रूपी से आप क्या समझते हैं? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिवैल्यूएशन और एक होता है रीवैल्यूएशन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो सपोज करो कि एक टाइम पे $1 की जो कीमत थी रुपीस के अंदर, हमारी करेंसी के अंदर, वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं ₹50, ठीक है। कुछ सालों बाद में वही $1 कि हमारी करेंसी के अंदर जो प्राइस है वो हो गई ₹70। अब यहाँ पे आपको देखने को लगेगा कि यार 50 से हम 70 हो गए हैं तो नंबर तो बढ़ गए हैं, तो मतलब यहाँ पे तो हम ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नहीं। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं तो ये चीज हम अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे जैसे ही 50 से 70 हुए हैं, हम यहाँ पे क्या हो गए हैं? हम यहाँ पे वीक हो गए हैं। कैसे? कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए सिर्फ ₹50 देने पड़ते थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमें ₹70 देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। तो जब हमारी जेब से पैसा जब ज्यादा जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? हम कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को अपन कहते हैं डिवैल्यूएशन की सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे डिवैल्यूएशन पूछ लिया है। अब एक और होती है रीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे $1 की कीमत सपोज करो एक टाइम पे थी ₹70, अब उसी $1 की कीमत जो है वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं रुपीस हो गई 50। तो यहाँ पे अब हम क्या हो गए हैं? इधर अब हम हो गए हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। पहले $1 को खरीदने के लिए हमें ₹70 देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ ₹50 देने पड़ रहे हैं, तो अब हमारी जेब में ज्यादा पैसा रह रहा है, तो हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसको अपन रिवैल्यूएशन कहते हैं, और जब हम वीक हो जाते हैं तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, सो डिवैल्यूएशन रेफर्स टू लोअरिंग द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ अ करेंसी। हमारी करेंसी की जो ऑफिशियल वैल्यू है वो कम हो गई है विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड और फॉरेन करेंसी। किसके कंपैरिजन में? या तो गोल्ड के या फिर फॉरेन करेंसी के। इट रिजल्ट्स इन द कॉस्टलियर इंपोर्ट्स एंड चीपर एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर जब हम दूसरे देशों से कोई चीज खरीदेंगे तो क्या हम ज्यादा खरीदेंगे कि हम कम खरीदेंगे? इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? दिखती सी बात है, पहले कोई चीज यहाँ पे ₹50 की मिल रही थी, अब वो ₹70 की मिल रही है, तो अब हम कम खरीदेंगे ना, तो इंपोर्ट अब हम कम कर देंगे। वहीं बात करें अगर एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट को हम बढ़ा देंगे। पहले हम कोई चीज बेच रहे थे, जब हम बेच रहे थे तो उस टाइम पे हमको इतना मुनाफा नहीं था, लेकिन अब जब हम बेचेंगे तो हमको ज्यादा मुनाफा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा और इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। इंपोर्ट क्योंकि हमारा महंगा हो जाएगा और जो एक्सपोर्ट है वो हमारा सस्ता हो जाएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 says distinguish between the following: strategic and minority sale, bilateral and multilateral trade, tariff and non-tariff barriers। तो इन तीनों के बीच में अपन को डिफरेंस यहाँ पे समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन स्ट्रैटेजिक और माइनॉरिटी सेल को समझते हैं कि ये दोनों क्या होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक लाइन है उसको अपन समझ लेते हैं। सो गवर्नमेंट हैज बीन डिसइन्वेस्टिंग बाय मेनी मेथड्स। टू मेन मेथड्स आर माइनॉरिटी सेल एंड
स्ट्रैटेजिक सेल। देखो डिसइन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले ये होना हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कुछ भी खरीदते हैं जिसमें हम पैसा खर्च करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो हमारी हमारी ओनरशिप उस चीज़ पे होती है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। और जब उस चीज़ को हम बेचते हैं दोबारा से तो उसको अपन डिसइन्वेस्टमेंट कह देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ स्ट्रैटेजिक और माइनॉरिटी सेल के बारे में। देखो स्ट्रैटेजिक सेल के बारे में जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनका 51% या उससे ज्यादा जो स्टेक होता है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। सो गवर्नमेंट PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेम थिंग, तो इसका 51% या उससे ज्यादा स्टेक जो है वो किसको दे देते हैं, ये प्राइवेट को दे देते हैं, है ना। और ओनरशिप जो है वो भी किसके हाथों में चली जाती है, ओनरशिप भी प्राइवेट के हाथों में चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 51% या उससे ज्यादा स्टेक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। माइनॉरिटी सेल की अगर अपन बात करें तो माइनॉरिटी सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जरा देखिएगा, माइनॉरिटी के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मैक्सिमम 49% ही प्राइवेट को दिया जाता है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है। और अगर बात करें ओनरशिप की तो यहाँ पे ओनरशिप किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में ही रहती है और इनके जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसका मैक्सिमम 49% या फिर उससे कम ही ये प्राइवेट सेक्टर्स को देते हैं। और जब अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजिक की तो इसमें 51% जो स्टेक है वो किसको दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बार अपन समझ लेते हैं, पहले स्ट्रैटेजिक सेल मैंने आपको समझाया तो उसी का ही पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इन दिस मेथड गवर्नमेंट ऑफर्स अबव 51% इन दिस स्ट्रैटेजिक सेल। सो यहाँ पे गवर्नमेंट 51% या उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। और जब माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इन दिस मेथड इक्विटी इज ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स थ्रू डोमेस्टिक पब्लिक इश्यूज। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत, माइनॉरिटी का मतलब है कम, तो कम से कम 49% ही प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जाता है या फिर उससे कम ही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जाता है। ओके, Now, next is bilateral and multilateral trade. So, trade agreements involving more than two countries are referred as multilateral trade. तो दो से ज्यादा कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करते हैं तो उसको मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं, और जब सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बायलेटरल ट्रेड हम कहते हैं। थर्ड अपन से पूछा था यहाँ पे टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स। सो टेरिफ बैरियर्स आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली। टेरिफ बैरियर्स किस पे लगाए जाते हैं, इंपोर्ट्स पे लगाए जाते हैं ताकि वो और ज्यादा महंगे हो जाएं, है ना, एज मेजर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स पे जो टैक्स लगाए जाते हैं जो उसको टेरिफ बैरियर्स कहते हैं। और नॉन टेरिफ बैरियर्स दे आर इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। नॉन टेरिफ बैरियर्स किस पे लगाए जाते हैं, दे आर इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, वो दोनों पे लगते हैं, ठीक है। सो टेरिफ बैरियर्स इंपोर्ट जो हमारे देश में आ रहे हैं उन पे लगता है ताकि हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो हमारा प्रोडक्शन है उसको अपन प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। तो उन पे वो लगा दिए जाते हैं। प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे कि भाई कम से कम आएगा, इंपोर्ट्स जो भी गुड्स हम कर रहे हैं वो कम से कम हमारी इकोनॉमी में आएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा हमारे गुड्स हमारी इकोनॉमी में सेल आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये तीनों ही डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच सेज व्हाई आर टैरिफ इम्पोज्ड। अब यहाँ पे टैरिफ क्यों लगाए गए थे, ठीक है, जो भी टैरिफ्स के अभी अपन डिस्कस किए वो टैरिफ्स क्यों लगाए थे। सो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट पे टैरिफ्स क्यों लगाए थे, टू मेक देम रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ताकि इंपोर्ट्स को हम थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव बना सकें, महंगा बना सकें। इंपोर्ट्स महंगे होंगे तभी वो हमारे देश के अंदर नहीं आ पाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रह पाएगा। नेक्स्ट इज दिस विल प्रोटेक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, वही चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता है। सो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कौन से होते हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो कि किस पे लगाए जाते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ये लगाए जाते हैं। ओके,
Next question is, those public sector undertakings which are making profits should be privatized. So वो सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिनको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट उनको अचीव होता है उन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए. डू यू अग्री विद दिस व्यू? अगर क्या आप इस चीज पे अग्री करते हैं और क्यों? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. So no, if profit-making PSUs are privatized, then there will be only loss-making PSUs left. अगर profit-making जो मतलब profit-making जो भी PSUs हैं, अगर उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो सिर्फ पब्लिक से अंडरटेकिंग सिर्फ वो वाले रह जाएंगे जिनको लॉस फेस होता है. गवर्नमेंट नीड द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग PSUs टू मॉडर्नाइज देम. अब गवर्नमेंट को इनके प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करती हैं, गवर्नमेंट को इनके प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है टू मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव, है ना, उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड मोर एफिशिएंट. ठीक है, तो अगर इनको भी प्राइवेटाइज कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास में सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रह जाएंगे जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज अ गुड फॉर इंडिया? क्या आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए सही है? व्हाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस चीज को अपोज क्यों कर रही है, इस चीज के अगेंस्ट में क्यों है? ओके, so outsourcing is good for India because it provides employment to large number of employed Indians. अब outsourcing इसलिए सही है क्योंकि outsourcing के जरिए बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, उनको काम मिल रहा है. आउटसोर्सिंग क्या होता है ये आपको पता है ना अच्छे से. आउटसोर्सिंग यानी कि हम किसी दूसरे देश के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आउटसोर्सिंग होता है. कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर सर्विस प्रोवाइड करें तो वो भी आउटसोर्सिंग होता है. तो एक तरीके से तो ये तो ठीक ही है ना, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको काम मिल रहा है. सो डेवलप्ड कंट्रीज अपोज इट बिकॉज अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस चीज के अगेंस्ट में है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द सीनियरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स, क्योंकि उनको इंडियन वर्कर्स पे भरोसा नहीं है. पहली चीज तो ये, हमारे लोग जो कि दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज को हमारे देश के लोगों पे इतना सिंसियरली भरोसा नहीं है. इट विल नैरो डाउन द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, और कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज की जो इनकम है उसके बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट कर सकता है. ओके, next is, India has certain advantages which makes it a favorite outsourcing destination. अब इंडिया के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो कि इंडिया को एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है फॉर आउटसोर्सिंग. ऐसा क्यों है और ऐसे कौन कौन से रीजन है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे स्किल्ड जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है. एक्सपर्टीज जो है लोगों के अंदर बहुत से डिफरेंट सेक्टर्स की वो बहुत ज्यादा है ना, और हमारे यहाँ की जो लेबर है वो बहुत सस्ती है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं. So India's favorite outsourcing destination, the advantage that India has are, India can provide a ready supply of skilled people at a relatively low price. तो इंडिया के पास में बहुत ही skilled लोग हैं low price पे. India has the advantage of the time difference as it is located on the other side of the developed कंट्री. अब इंडिया के पास में टाइम एडवांटेज है, ठीक है. इंडिया हैज द एडवांटेज ऑफ टाइम डिफरेंस एज इट इज लोकेटेड. टाइम डिफरेंस का एडवांटेज इंडिया के पास में क्यों? क्योंकि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये जो एडवांटेज है इसका भी काफी फायदा होता, मतलब उन कंट्रीज को लगता है कि भाई जब हम काम नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो काम कर ही सकते हैं ना, तो उनके थ्रू भी वो जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. Next is, do you think the Navratna policy of the government helps in improving the performance of public sector undertakings in India? जो नवरत्न हैं, ठीक है, जो भी नवरत्न हैं, क्या इनके थ्रू हमारे इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं क्या इनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है? ये आपसे पूछा गया है. So the government has decided to give स्पेशल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉफिट मेकिंग PSUs. अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी स्पेशल PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करती हैं उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे. एंड दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न, और उनको एक अलग नाम से नवाजा गया है जिसको अपन बोलते हैं नवरत्न. दीज नवरत्न वर ग्रांटेड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन द वर्किंग ऑफ द कंपनीज. अब इन नवरत्न को क्या चीज ग्रांट की गई है? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब इनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है. ये जिस भी तरीके से ऑपरेशन करना चाहते हैं उस तरीके की इनको छूट दी जाती है ताकि ये और अच्छे से वर्क कर पाए.
These नवरत्न आर, अब यहाँ पे नवरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPCL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, फिर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये कुछ 11 ऐसे बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि नवरत्न के अंडर आती हैं। द ग्रांटिंग ऑफ नवरत्न स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज। अब नवरत्न का जो ये टैग इन सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया है, तो इससे क्या है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर हुई है। ओके, द गवर्नमेंट पार्शली प्राइवेटाइज्ड दीज कंपनीज थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा बहुत इन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की जो ये हायर ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपका क्वेश्चन है। So there has been high growth of the service sector in India. There is too much demand for service sector because it is more profitable to contract service from developing countries. देखो, अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में हम सर्विस करते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। That is why it is written over here. It is more profitable to contract services from developing countries. There is easy availability of skilled manpower at lower wage rate. अब यहाँ पे क्या है कि skilled manpower यहाँ पे मिलती है और वो भी बहुत ही lower wage rate पे मिलती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। अब ये जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ है, ये जो चेंज प्रोसेस हुआ है, इससे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपने इन तीनों ही मेजरली ये जो 3 एलिमेंट्स अगर इनको अच्छे से समझा होगा, तो इन तीनों ही एलिमेंट्स को समझने के बाद में आपको एक चीज रियलाइज हो गई होगी अच्छे से कि कहीं पे भी एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट या चेंजेस के बारे में बात नहीं की है। So there has been declaration in agricultural growth. तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन ही होती चली गई है। This declaration is the root cause of the problem of rural distress that reached crisis in some parts of the country. अब हमारे देश के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे मतलब काफी ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन फेस करी है लोगों ने, और यही एक रीजन है जिसको देख के हम ये चीज कह सकते हैं कि भैया एग्रीकल्चर के अंदर इतना ज्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया है। ओके, सो द डिक्लेरेशन यानी कि द डाउनफॉल इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रूरल डिस्ट्रेस that reached crisis in some parts of the country. Farmers find themselves into crippling debt due to low farm incomes. अब farm income बहुत लो है, इससे कि बहुत सारे किसान जो है वो कर्जे में रहते हैं, combined with low price of output. और दूसरी चीज क्या है कि जो भी उनका आउटपुट है उस पर उनको बहुत कम कीमतें मिलती हैं, and lack of credit. और उनको ऐसे लोन वोन की भी जो सुविधाएं हैं वो इतनी इजीली अच्छे से मिलती नहीं है, रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्रीकल्चर को एक बैकवर्ड सिचुएशन में अभी तक भी रखती है। दिस इज लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस माइग्रेशन। अब इस वजह से क्या है कि एग्रीकल्चर से जुड़े बहुत से लोग माइग्रेट कर चुके हैं to different sectors. Economic reforms have now not been able to benefit the agricultural sector because अब economic reforms जो भी अपन ने देखे हैं, ये इनका जो भी benefit है वो agriculture sector को नहीं मिला है। क्यों? Because liberalization has forced the small farmers to compete in the global market. क्योंकि liberalization से क्या हुआ है कि जो दूसरे देश का जो सामान है या फिर जो भी इंपोर्ट्स हैं, जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। अब इससे हुआ क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स है ना, वो अपना जो स्टेज है वो तैयार ही नहीं कर पाए। ठीक है, सो लिबरलाइजेशन हैज फोर्स्ड स्मॉल फार्मर्स टू compete in the global market where prices of goods have fallen while removal of subsidies has led to increase in the cost of production. अब हुआ ये है कि कंपटीशन के चलते जो प्राइसेस है वो कम हो गई हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो मतलब सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का किसके ऊपर पड़ा है? जो स्मॉल फार्मर्स है उनके ऊपर। इट हैज मेड फार्मिंग मोर एक्सपेंसिव। अब इन लोगों के लिए क्या हुआ है कि जो फार्मिंग है वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है।
Now, various policy changes like reduction in import duties on agricultural products, removal of minimum support price and lifting of quantitative restrictions have increased the threat of international competitions to the Indian farmers. So कुल मिलाकर के यहाँ पे जो international competition है Indian farmers के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और international competition बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो domestic production है वो नहीं बढ़ पा रहा है. The export oriented growth has favored increased production in of cash crop. अब यहाँ पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, तो इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो लोग ज्यादा इन चीजों की फार्मिंग किया करते हैं रेदर देन फूड ग्रेन्स. दिस हैज इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स. अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस है वो काफी गुना बढ़ चुकी है. Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market, linkage and research has been reduced in the reform period. अब reform period के अंदर क्या था, agriculture पे जो भी public investment है, जैसे कि इरिगेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट करना, रोड्स बनाना, मार्केट प्रॉपर इनके लिए बनाना, एग्रीकल्चर के लिए लिंकेज, रिसर्च वगैरह, तो ये इन सभी चीजों पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है ना. दैट इज व्हाई दिस इज द वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से हम ये अच्छे से कह सकते हैं कि भैया एग्रीकल्चर पे इतना फोकस नहीं किया गया इस रिफॉर्म पीरियड के अंदर, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत पीछे रह गया है. ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 which says why has the industrial sector performed poorly in the reform period. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इतना अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया रिफॉर्म पीरियड के अंदर, तो ये आपसे पूछा गया है. नाउ द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, पोस्ट मतलब रिफॉर्म के बाद वाला पीरियड. द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड शोज दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्लोड डाउन. दिस इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड कंडीशंस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हुआ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. इट एडवर्सली अफेक्टेड द लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज. अब इससे अफेक्ट किसको पड़ा, यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको, क्योंकि अब फ्री फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. Globalization led to decrease in demand for domestic industrial products due to cheaper imports. अब globalization की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ पे products हैं उनकी जो value है वो बहुत कम हो गई. क्यों? क्योंकि globalization की मदद से उन्हीं के जो substitute है वो बहुत ही कम कीमतों में यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, तो हमारे देश में जो बनाए हुए जो goods हैं उनको कोई इतना तवज्जो नहीं दे रहा, यानी कि उनको कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा. वो कम कीमतों वाले जो goods हैं उनको ज्यादा अच्छे से वो प्रेफर करना चाह रहे हैं. There was inadequate investment in infrastructure facilities such as power supply. अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे भी इतना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे डेवलप, और इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं किया है तो फिर भाई दिखती सी बात है प्रोडक्शन भी उस लेवल का नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन पूरा का पूरा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे. इंडस्ट्रीज की जो बैकबोन है वो हम किसे मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, राइट. अ डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू मार्केट. अब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अभी भी एक प्रॉपर मार्केट जो है वो नहीं है, ओके, ऑफ डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू द हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स रहते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं ये अपन को बताने हैं, लेकिन किस चीज को ध्यान में रखते हुए, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए. So economic reforms have been criticized on the following grounds. अब economic reforms को कहाँ पे criticize किया है, पहले तो privatization encourages growth monopoly power in the hands of big business houses. Privatization से क्या हुआ, जो already बहुत ही अमीर लोग थे, जो बड़े-बड़े जिनके पास में business थे, उनके पास में और business चले गए. It resulted in greater inequalities of income and wealth. अब इससे हुआ क्या कि inequalities और ज्यादा बढ़ गई, अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब आदमी और गरीब होता चले गए, तो इनसे हुआ ये है कि inequalities बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं. Globalization has devastated local producers since they are unable to compete with cheap imports. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि उनके जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में दूसरे देशों से हमारी कंट्री में आ रहे हैं. ओके,
इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव लेड टू माउंटेन वर्कर्स अनरेस्ट। ठीक है, वर्कर्स अनरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे वर्कर्स जो कि क्राइम वगैरह की दुनिया में चले जाते हैं, मतलब बेचारों के पास में अगर नौकरी नहीं है तो वो कुछ भी काम करते हैं, चोरी चकारी है ना, गद्दारी, ये सारे काम करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वर्कर्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लो वेजेस। अब वर्कर्स ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि उनको वेजेस बहुत कम दिए जा रहे हैं। पुअर वर्किंग कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर हैं। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट rule, long work days and fall in social benefits. These have made public employees worse off. अब इन सभी चीजों से जो पब्लिक एम्प्लॉयज हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। पब्लिक एम्प्लॉयज आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय दी बजट कट्स। जो पब्लिक एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बजट कट्स का, प्राइवेटाइजेशन का एंड मैसिव लॉस ऑफ परचेजिंग पावर का। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको क्या शो कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक ऐसा वर्जन शो कर रही है, एक ऐसा नेगेटिव साइड शो कर रही है जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इस रिफॉर्म के बाद में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो पहले तो अपन ने प्राइवेटाइजेशन से वही चीज होगी कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से जो यहाँ के लोकल मार्केट्स हैं वो इतना डेवलप नहीं हो पाए। फिर यहाँ पे अपन ने देखा कि बहुत से ऐसे वर्कर्स थे जो कि जिनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसमें वो वर्क कर सकते, तो वो क्राइम के रास्ते में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे और ये सारे आपको आने बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।